हाय दोस्तों, आप लोग कैसे हो। आज हम लोग टैक्सेशन का रिवीजन क्लास में आज हम लोग पढ़ेंगे इनकम एग्जिम फ्रॉम टैक्स। इनकम एग्जिम फ्रॉम टैक्स। तो ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत कंसेप्चुअल चैप्टर है, छोटा सा चैप्टर है। एंड फॉर द रिवीजन पर्पस ये ऑल्सो बीइंग वेरी इंटरेस्टिंग। अब हम लोग इसमें देखते हैं कि है क्या ये इनकम एग्जिम फ्रॉम टैक्स, एंड हम लोग एग्जामिनेशन पर्पस में एज वेल एज कंसेप्चुअल बिल्डिंग में कैसे इसको मूव करेंगे। तो चलो लेट्स स्टार्ट इट। तो अब हम लोग इनकम एग्जिम फ्रॉम टैक्स, सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे कि ये एग्जिम्पशन वर्ड है क्या। व्हाट इज एन एग्जिम्पशन? सो एग्जिम्पशन मींस इट्स अ रिलैक्सेशन गिवन बाय द गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन फ्रॉम सर्टेन इनकम। अगर आपका ऐसा कुछ इनकम है जो गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन में बोला है कि इस इनकम के ऊपर आपको कोई टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा, आपका अगर ये इनकम होता है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, तो ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर आपका कोई ऐसा इनकम है जो कि गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन दिया है, आपको वो इनकम के ऊपर कोई टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा, वो आपको रिलैक्सेशन दिया है गवर्नमेंट ने। और दिस इज अ टैक्स फ्री इनकम, एंड दिस चैप्टर इज एक्चुअली डील विद द इनकम एग्जेम फ्रॉम टैक्स ओनली। ओके, तो ये इनकम एग्जेम फ्रॉम टैक्स जो है, ये बेसिकली बहुत सारा सेक्शन है इसमें। मेनली हम लोग आज जो हम लोग का जो चैप्टर है उसमें सेक्शन 10 से पूरा डीलिंग है चैप्टर। ओके, पूरा सेक्शन 10 रिलेटेड है चैप्टर। तो सेक्शन 10 को छोड़ के भी बहुत सारा और सेक्शन है, सेक्शन 11, सेक्शन 12, सेक्शन 13, सेक्शन 13 है ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961। लेकिन हम लोग सेक्शन 10 के ऊपर फोकस करेंगे और हम लोग सेक्शन 10 ही अभी पढ़ेंगे। सो फर्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे सेक्शन 10(1), दैट इज एग्रीकल्चरल इनकम। दैट इज एग्रीकल्चरल इनकम। ओके, सो ये एग्रीकल्चर इनकम क्या है? एग्रीकल्चर इनकम के लिए हम लोग सेपरेट चैप्टर में पढ़ेंगे एग्रीकल्चर इनकम, बट जस्ट स्नैपशॉट में आपको बोलूंगा। एग्रीकल्चर इनकम इज द इनकम विच इज बेसिकली इसके ऊपर दो कंडीशन आपको सेटिस्फाई करना पड़ेगा अगर एग्रीकल्चर आपका इनकम है, कि इनकम जो है वो आपको एग्रीकल्चर ऑपरेशन से होना चाहिए, एज वेल एज आपका लैंड इंडिया में सिचुएट होना चाहिए। एग्रीकल्चर लैंड शुड बी सिचुएटेड इन इंडिया एंड इनकम शुड बी फ्रॉम एग्रीकल्चर ऑपरेशन। ओके, तो ये कंडीशन अगर फुलफिल करता है, ओके, एज वेल एज सम एक्टिविटीज भी है, तो हम लोग उसको एग्रीकल्चर इनकम मानेंगे और एज पर सेक्शन 10(1) उसमें एग्जेम्पशन मिलेगा मुझे। करेक्ट। अब एग्जेम्पशन नंबर 2, रिसीव्ड बाय अ मेंबर फ्रॉम हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। रिसीव्ड बाय अ मेंबर फ्रॉम हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, सेक्शन 10(2). अब क्या है इसमें? एनी सम रिसीव बाय एन इंडिविजुअल एज अ मेंबर ऑफ अ एचयूएफ। ओके, कोई अगर सम, एचयूएफ में क्या होता है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। एचयूएफ ऐसे होता है कि एक मेंबर है, सिर्फ मान के चलो आप कि मेरा टोटल फैमिली मेंबर 8 है। ओके, अब एक एचयूएफ फॉर्म हुआ। एचयूएफ फॉर्म होने का एक प्रोसेस है, प्रोसीड्योर है। ओके, लीगल प्रोसीड्योर है। तो एचयूएफ में मेरा टोटल 8 मेंबर है, उसमें से जो हेड मेंबर है, जिसका बात मान के चलो कि एग्जाम के तौर से हिसाब है, एग्जाम्पल के हिसाब से उनका बात सबको ही मानता है, तो वो हो गया कर्ता मेरा। और बाकी सारे जो मेंबर है, लिस्ट बाकी जो सारे मेंबर है, 7 मेंबर ओनली, कर्ता को छोड़ के बाकी सारे वो मेंबर हो गए। ओके, सॉरी। तो एचयूएफ में अगर कोई मेंबर है, उनका अगर कुछ इनकम होता है, ओके, अगर उनका कुछ इनकम होता है तो वो एग्जेम्प्टेड है। अब इनकम क्या होगा वो देखते हैं, चलो। आउट ऑफ इनकम ऑफ सच फैमिली, अगर वो 8 जन का जो फैमिली है, अगर वो 8 मेंबर का जो फैमिली है, वहां से अगर कुछ आपको, वो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है बेसिकली, तो वहां से आपको कुछ इनकम अगर होता है तो वो एग्जेम्प्टेड है। या तो आउट ऑफ इनकम ऑफ द इम्पार्टेबल एस्टेट बिलोंगिंग टू सच फैमिली। अब इम्पार्टेबल एस्टेट जो है, मतलब जो प्रॉपर्टी डिविजिबल नहीं है किसी के, अभी सबका पार्ट है उसमें, सबका हिस्सा है उसमें प्रॉपर्टी में, लेकिन वो डिविजिबल नहीं है प्रॉपर्टी, तो अगर वो प्रॉपर्टी से कुछ भी इनकम आता है आपको, तो वो भी एग्जेम्प्टेड है। अब वो प्रॉपर्टी से कैसे इनकम आएगा? मान के चलो कि आपका एक बहुत बड़ा घर है, एकदम हाउस टाइप का है, उसमें आपका 2 3 4 5 जो भी है फ्लैट या रूम्स है जो वेकेंट है, आप उसमें आपने रेंट पे दे दिया, तो रेंट पे देने से क्या होगा? रेंट पे देने से आपको इनकम जनरेट होगा, तो वो इनकम जो जनरेट होगा वो सब मेंबर में इक्वली या प्रोपोर्शनली डिवाइड होगा एज पर द शेयर ऑफ दैट पर्टिकुलर मेंबर। ओके, सो ये हो गया इम्पार्टेबल एस्टेट इनकम। तो ये इम्पार्टेबल एस्टेट से अगर कोई इनकम होता है, या तो
वो जो फैमिली है, एचयूएफ फैमिली, वो लोग अगर कुछ इनकम करते हैं वो शेयर करते हैं, तो ये दोनों में से अगर कोई इनकम आपका होता है तो आपको एग्जेम्पशन दिया जाएगा सेक्शन 10(2) में। सेक्शन 10(2) में एग्जेम्पशन आपको मिल जाएगा। ओके, अब इसमें दो इंपॉर्टेंट नोट है। ये दो इंपॉर्टेंट नोट एग्जाम हॉल में बहुत ट्रिक्स, मतलब ट्रिक के हिसाब से जाना जाता है, और ये ट्रिक भी एग्जामिनर क्वेश्चन पैटर्न में देते हैं। ठीक है, जैसे कि सच इनकम इज नॉट टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ मेंबर इवन इफ टैक्स इज नॉट पेड बाय द फैमिली ऑन टोटल इनकम। अगर जैसे मान के चलो जो ये जो मैंने बोला इंपर्टेबल एस्टेट, वहां पे 4-5 जो भी फ्लैट या रूम जो है वेकेंट, वहां से कुछ अगर रेंटल इनकम आता है, अब वो इनकम अगर वो क्या है, वो टोटल एज एचयूएफ का इनकम है, पूरा फैमिली का इनकम है। अब वहां से कुछ प्रोपोर्शन मुझे या आपको मिला, सपोज आई एम अ मेंबर ऑफ द एचयूएफ, सो मुझे कुछ मिला, तो अगर एचयूएफ ने पूरा अगर जो इनकम है उसके ऊपर टैक्स पे नहीं किया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको मैं नहीं बोलूंगा कि टैक्स का एग्जेम्पशन आपको नहीं मिलेगा, आपको टैक्स का एग्जेम्पशन जरूर मिलेगा। ठीक है, ये हो गया एक पॉइंट। ओके, एंड नाउ इसके बाद जो सेकंड पॉइंट है, द एग्जेम्पशन इज बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ अवॉइडेंस ऑफ डबल टैक्सेशन। इसका मीनिंग क्या है? HUF is a separate assessable unit, hence income of HUF is taxable on its own hand and not on any individual member of HUF। अगर HUF का कुछ इनकम होता है, रेंटल इनकम जो आया आपके पास, ठीक है, HUF के हिसाब से मतलब पूरा फैमिली का जो इनकम है उसके ऊपर HUF टैक्स पे करेगा, उसके ऊपर कोई इंडिविजुअल मेंबर टैक्स नहीं पे करेगा। तो अगर मान के चलो आपके वो HUF के ऊपर अगर HUF खुद टैक्स पे करता है, तो अब अगेन अगर वो मेंबर के ऊपर मैं टैक्स छपा देता हूं तो उसमें क्या प्रॉब्लम होगा? डबल टैक्सेशन हो जाएगा ना। एक बार HUF ने टैक्स पे कर दिया है टोटल इनकम के ऊपर, जो रेंटल इनकम है, अब उसके ऊपर उसमें मतलब बांट दिया मैंने, 8 मेंबर के ऊपर बांट दिया, तो फिर से मैं उस मेंबर के ऊपर टैक्स लागू कर दिया, तो थोड़ी लॉजिक बनता है इसमें, ये तो डबल टैक्सेशन हो गया। HUF से भी टैक्स दो, उसके बाद जो इनकम बांटा हुआ है उन लोगों से भी टैक्स दो, तो डबल टैक्सेशन। एक ही इनकम के ऊपर दोनों जन टैक्स पे कर रहे हैं, HUF खुद अकेला टैक्स पे कर रहे हैं क्योंकि वो तो सेपरेट एसेसेबल यूनिट है, और एज वेल एज जो इंडिविजुअल मेंबर्स है वो भी टैक्स पे कर रहे हैं, तो डबल टैक्सेशन है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ओनली मेंबर एग्जेम्प्टेड है। HUF जो है HUF ओनली टैक्स पे करेगा, मेंबर टैक्स पे नहीं करेंगे। ये दो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, अब एग्जाम्पल मैं अगर आपको दूंगा, देखो आप एग्जाम्पल में क्या लिखा है। सपोज कुंफू पांडा देखो, मूवी है इसका। कुंफू एन इंडिविजुअल हैज पर्सनल इनकम ऑफ ₹5 लाख फॉर द प्रीवियस ईयर 21-22। ठीक है, कुंफू जो है वो एक HUF का मेंबर है, मतलब उन लोगों का तो पूरा एकदम मान के चलो कि पूरा टीम रहता है, एकदम बहुत बड़ा है, एक साथ में वो लोग पूरा घूमते फिरते खाना वाना खाते हैं। ठीक है, पांडा लोग। तो 5 लाख का इनकम है सिर्फ कुंफू का अकेला, 21-22 प्रीवियस ईयर में। अब क्या हुआ कि कुछ रेंटल कुछ इनकम मान के चलो, कुछ इनकम पांडा फैमिली को हुआ। पांडा फैमिली मतलब बहुत बड़ा फैमिली एकदम, ठीक है। पांडा फैमिली को कुछ इनकम हुआ अलग से, क्योंकि वो तो HUF है, पांडा फैमिली इटसेल्फ इज HUF। तो 4 लाख रुपए को जो इनकम हुआ, और उसमें से कुंफू का शेयर था 1.5 लाख रुपए जो उसको मिला है। 1,50,000 has been received by Kung Fu as his share of income from HUF, that is a Panda family. So ये जो 1,50,000 received by Kung Fu from HUF is exempted from tax under section 10(2), exempted from tax under section 10(2). एंड पर्सनल इनकम जो आपका 5 लाख ऊपर में दिखा है, उस वो तो अलग है, वो तो कुंफू का पर्सनल इनकम है, वो उसके ऊपर अलग से टैक्स पे करेगा। लेकिन ये जो अलग से इनकम हुआ है उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट, नॉट शेयर ऑफ प्रॉफिट एक्चुअली, शेयर ऑफ इनकम जो है जो मिला है उनको, वो एग्जेम्प्टेड है सेक्शन 10(2) में। क्लियर है? अब एग्जाम्पशन नंबर 3, शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम अ पार्टनरशिप फर्म, सेक्शन 10(2)(a। सेक्शन 10(2)(a) में बोला है कि कोई भी अगर पार्टनर, एक पार्टनरशिप फर्म क्या होता है? पार्टनरशिप फर्म होता है कि 2 और मोर मेंबर मिलकर अगर कोई फर्म स्टार्ट करते हैं, ठीक है, विद अ कॉमन ऑब्जेक्टिव, तो उसको हम लोग पार्टनरशिप फर्म बोलते हैं, सिंपल। तो पार्टनरशिप फर्म से अगर कोई, अगर मान के चलो पार्टनरशिप फर्म का साल भर में काम किया, उसके लिए 1 लाख रुपए प्रॉफिट है पार्टनरशिप फर्म को। अब वही प्रॉफिट से कुछ पोर्शन वो पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट कर दे या शेयर कर दे, तो ये जो अमाउंट ऑफ शेयर होगा पार्टनर को, कौन करेगा? पार्टनरशिप फर्म। ये एग्जेम्प्टेड है इन द हैंड्स ऑफ पार्टनर, सिंपल, करेक्ट। तो ये सेक्शन 10(2) में बोला गया है, शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम पार्टनरशिप फर्म। अब एग्जेम्पशन नंबर 4, अमाउंट रिसीव ऑन लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। ये थोड़ा बड़ा है, बहुत इंटरेस्टिंग है, मैंने बॉक्स में करके दिया है ताकि आपको इजीली एग्जामिनेशन हॉल में आप अगर देखोगे इस टाइप का ही देता है, ठीक है, तो आप इसको फॉलो करोगे, ये बॉक्स फॉलो करोगे तो आपका क्लियर हो जाएगा। देखो, एनी अमाउंट रिसीव ऑन लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, सेक्शन 10(10)(d), इसका सेक्शन है सेक्शन 10(10)(d).
एनी सम रिसीव अंडर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी इंक्लूडिंग द सम एलोकेटेड बाय वे ऑफ बोनस ऑन सच पॉलिसी विल बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स। तो क्या है यहाँ पे बोला है क्लियरली कि अगर मेरा कोई लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी से मैं पैसा मुझे मिलता है, कुछ मनी अगर मेरा रिसीव होता है लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी से, एज वेल एज उसमें क्या होता है, अगर लाइफ इंश्योरेंस का अगर जो कंपनी है उसको अगर कुछ प्रॉफिट होता है और वो अगर मान के चलो पॉलिसी होल्डर लोगों को खुश करना चाहता है तो उसके लिए कुछ बोनस एडिशन करते हैं 10%, 20%, सर्टेन टाइम पीरियड रहता है एज पर द डिस्कशन ऑफ द मैनेजमेंट जो LIC का जो मैनेजमेंट है, बोर्ड है, वो डिसीजन लेते हैं कितना बोनस देना है पॉलिसी होल्डर को, उसके हिसाब से वो एडिशन कर देते, तो आपको टोटल बोनस भी मिलेगा एज वेल एज आपको पॉलिसी का जो एग्जैक्ट अमाउंट है वो भी आपको मिलेगा। तो ये दोनों अमाउंट आपको अगर मिलता है तो ये भी एग्जेम्प्टेड है। लेकिन कुछ पॉलिसी ऐसा है जिनके ऊपर आपका एग्जेम्पशन अवेलेबल नहीं है, तो चलो देखते हैं कौन सा है। तो मैंने यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में नेचर ऑफ पॉलिसी एंड राइट हैंड साइड में लिखा है वेदर एग्जेम्पशन इज अवेलेबल और नॉट, सेक्शन 1010D में कुछ ऐसा पॉलिसी है उसमें अगर एग्जेम्पशन आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा वो डिस्कशन करेंगे। एनी सम रिसीव्ड अंडर सेक्शन 80DD3, एनी सम रिसीव अंडर सेक्शन 80DD3, तो 80DD3 ये सेक्शन है, ये डिडक्शन बोल के एक अलग चैप्टर होता है इनकम टैक्स एक्ट में, उसमें पढ़ाया जाता है। सिंपल, ये कोई डिसेबल पर्सन अगर होता है उनके लिए कुछ इंश्योरेंस अगर मैं करता हूं तो वहां से कुछ मुझे मिलता है पैसा, तो वो एग्जेम्पशन अवेलेबल नहीं होगा। अगर मैंने कुछ पैसा मुझे मिला है सेक्शन 80DD3 में, जो मैंने आपको बोला डिसेबल पर्सन के लिए अगर कुछ पैसा आपको मिलता है फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी, तो वो एग्जेम्पशन आपको नहीं मिलेगा, नंबर 1। नंबर 2, एनी सम रिसीव अंडर कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी, वो उसके लिए भी एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। तो कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी आपका है क्या, वो एक बार सोच देख लेते। कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी आपका है क्या, देखो एक बार एग्जाम्पल में लेता हूं तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो देखो एक बार कीमैन क्या होता है एक्चुअली, हम लोग पढ़ रहे इनकम एग्जेम फ्रॉम टैक्स, इनकम एग्जेम्प्ट, 1 मिनट, हाँ, या इनकम एग्जेम फ्रॉम टैक्स। तो जैसे कोई भी कंपनी में कोई ऐसा रहता है, बहुत जन रहता है एक्चुअली, लेकिन कोई कंपनी में क्या होता है कि जो पर्सन सबसे इंपॉर्टेंट है कंपनी के लिए, जिनका डिसीजन, जिनका ब्रेन इंटेलिजेंस कंपनी में बहुत मैटर करता है, उनके बिना कंपनी चल नहीं पाएगा, क्लियरली चल नहीं पाएगा, तो उन लोगों को हम लोग कीमैन बोल सकते हैं। जो सबसे मोस्ट वैल्यूएबल एंड सबसे मोस्ट कीमैन, आप समझ रहे हो, कीमैन मतलब जो मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, तो उनके लिए अगर कुछ इंश्योरेंस लेते हैं और उसके लिए कुछ आपको मिलता है कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी में, अगर मान के चलो एसएससी जो है जिसके नाम पे लिया गया है, अगर उनको कुछ पैसा मिलता है, अंडर द कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी, तो वो एग्जेम्पशन नहीं है, उसके लिए कोई एग्जेम्पशन नहीं है। तो कीमैन क्या हो गया, कीमैन जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन, अगर आप कंपनी के हिसाब से सोचोगे, ठीक है, और आप मान के चलो घर में सोचोगे तो ऑब्वियसली मम्मी होता है, पापा होता है, या ग्रैंडफादर होता है, ग्रैंडमदर होता है, कोई भी सोच लो। तो उसके लिए अगर आपको कुछ इंश्योरेंस पॉलिसी से अमाउंट रिसीव होता है आपके हाथ में, तो उसके लिए कोई गवर्नमेंट ने बोला है कोई छूट नहीं आपको मिलेगा, कोई एग्जेम्पशन नहीं है, ठीक है। पॉइंट नंबर 3, एनी सम रिसीव ऑन द डेथ ऑफ इंश्योर्ड पर्सन, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब आप जिनके नाम पे इंश्योर्ड पर्सन में जिनके नाम पे इंश्योरेंस लिया गया था उनका डेथ हो चुका है, तो डेफिनेटली गवर्नमेंट बोला नहीं ऐसा तो मैं नहीं करूंगा, मैं छूट दे दूंगा आपको, ठीक है। तो एनी सम रिसीव ऑन द डेथ ऑफ इंश्योर्ड पर्सन इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स, सिंपल। नेक्स्ट, अब ये जो बाइफर्केशन मैंने किया है पॉइंट नंबर 4 में, ABCD में, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में ऐसे पूछता है, अलग अलग करके पूछता है, कंडीशन आपको देता है और आपको करेक्टली आंसर करना पड़ेगा, तो मैंने उसके हिसाब से दिया। अब ध्यान से देखो एक बार, पॉलिसी इशूड बिफोर April 1, 2003, अगर कोई पॉलिसी आपका अभी भी चल रहा है लेकिन वो इशू हुआ था 2003 फर्स्ट अप्रैल के पहले, 2003 फर्स्ट अप्रैल के पहले, तो वो आपको पूरा एग्जेम्पशन है, कोई प्रॉब्लम नहीं आपको, आप इंश्योरेंस प्रीमियम पे करते रहो, आपको जो भी पैसा मिलेगा एट द एंड ऑफ द पॉलिसी एग्जेम्प्टेड है, ओके। पॉलिसी इशूड ऑन और आफ्टर April 1, 2003 बट बिफोर April 1, 2012, कोई मैंने पॉलिसी अगर मुझे इशू हुआ है April 1, 2003 के बाद, बट बिफोर April 1, 2022, सॉरी 2012, सॉरी 2012, तो ये एग्जेम्पशन आपको मिलेगा, जरूर मिलेगा, एग्जेम्पशन आपको है। लेकिन इसमें क्या बोला है, देखो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, एनुअल प्रीमियम, यस, एनुअल प्रीमियम इज नॉट मोर देन 20% ऑफ सम एश्योर्ड, एनुअल प्रीमियम इज नॉट मोर देन, एनुअल प्रीमियम सेकेंड कैटेगरी में, बी कैटेगरी का बात कर रहा हूँ, ठीक है। एनुअल प्रीमियम जो आपका है वो आपका
इज नॉट मोर देन, मतलब क्या है, ये लेस देन इक्वल टू होगा 20% ऑफ सम इंश्योर्ड। एक एग्जाम्पल लेते हैं, आपका क्लियर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। मान के चलो कि आपने एक 2 लाख रुपए का पॉलिसी लिया है, ये आपका पॉलिसी वैल्यू है, एंड पॉलिसी वैल्यू आपका बोलते हैं हम लोग सम एश्योर्ड, मतलब आप जिस कारण से लिए हो, अगर वो कारण सक्सेस होता है, आप मान के चलो आपने पॉलिसी ली हो कुछ आपका हेल्थ के लिए, या तो मान के चलो आपने पॉलिसी ली हो, सपोज आपने पॉलिसी लाइफ के लिए, ठीक है। तो आपको मतलब मान के चलो मैं ही लिया हूँ पॉलिसी में, मुझे अगर मान के चलो कुछ भी प्रॉब्लम होता है, तो जो मैंने 2 लाख रुपए का पॉलिसी दिया, प्रॉमिस जो किया था कौन, इंश्योरेंस कंपनी ने, उसके लिए मैं प्रीमियम पे करता हूँ हर साल हर महीना। तो कंपनी क्या करेगा, अगर मुझे वो चीज होता है तो कंपनी पॉलिसी का अमाउंट जो 2 लाख रुपए वो मेरा नॉमिनी को दे देगा, ठीक है। और मेरे जो घर में लीगल हेयर्स उनको मिल जाएगा, या नॉमिनी या लीगल हेयर्स को मिल जाएगा, ओके। तो मैंने 2 लाख का एक पॉलिसी लिया है। अब मैं हर साल मान के चलो सपोज ईयरली है, क्योंकि ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर आपका सारा कैलकुलेशन होगा, ईयरली कैलकुलेशन होगा, तो मैं ईयरली आपका जो प्रीमियम है, आप ईयरली प्रीमियम मान के चलो दे रहे हो रुपीज कितना, 20,000, ठीक है। तो अब ये जो प्रीमियम है, ये मेरा पॉलिसी वैल्यू का कितना है, सिंपल है, पॉलिसी वैल्यू का अगर निकालना है आपको, एनुअल प्रीमियम डिवाइडेड बाई पॉलिसी वैल्यू मल्टीप्लाई बाई 100, सिंपल रूल एकदम, मैथमेटिक्स का सिंपल रूल, एरिथमेटिक का जो है सिंपल रूल है एकदम। मेरा सिंपल आएगा कितना, 10% है, तो मेरा तो 20% क्रॉस नहीं कर रहा है, एज पर जो बी है पॉइंट बी, 20% मेरा क्रॉस नहीं कर रहा है, तो आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। सपोज आपका प्रीमियम अगर मान के चलो 42,000, आप 42,000 का प्रीमियम देते हो सपोज, तो क्या होगा, तो 42,000 डिवाइडेड बाई 2 लाख मल्टीप्लाई बाई 100, क्या रिजल्ट आएगा मेरा, 21%। ऑब्वियसली इट इज मोर देन 20% एज डिस्कस्ड अबव। बी में जो पॉइंट मैंने बोला है 20% ज्यादा है, तो आपको एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा यहाँ पे, आपको यहाँ पे एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा, लेकिन ये जो पॉइंट मैंने बोला यहाँ पे एग्जेम्पशन मिल जाएगा। तो यही है आपका एनुअल प्रीमियम, अगर 20% से कम होता है या उसके बराबर भी होता है, तो मुझे एग्जेम्पशन मिलेगा पॉइंट बी में। पॉइंट सी में क्या है, अगर कोई पॉलिसी आपको इशू हुआ है ड्यूरिंग द ईयर 2012 एंड 13, ड्यूरिंग द ईयर 2012 एंड 13, तो आपको एग्जेम्पशन मिलेगा, सेम कंसेप्ट 20 की जगह 10% हो जाएगा, सेम कंसेप्ट, सिर्फ 20 की जगह 10% ऑफ सम एश्योर्ड या सम इंश्योर्ड होना चाहिए, ओके। अब मैं पॉइंट नंबर डी में आता हूं, पॉलिसी इशूड ऑन और आफ्टर अप्रैल 1 2013, पॉलिसी इशूड ऑन और आफ्टर अप्रैल 1 2013, इसमें भी सेम कंसेप्ट है। कंसेप्ट में बोला गया है एग्जेम्पशन आपको मिलेगा, इसमें 10% और 15% है। 15% जो है आपको दिख रहा है 10% स्लैश 15%, 10% नॉर्मल एज इट इज है, 15% आपको मिलेगा अगर कोई डिजेबल पर्सन के लिए आप इंश्योरेंस लेते हो, जो कि हम लोग डिस्कशन किए थे 80DD3 जो हम लोग बोल रहा था ना, बेसिकली वहां पे जो कुछ स्पेसिफाइड डिजीज होता है उसके लिए, या कोई डिजेबल पर्सन होता है उनके लिए हम लोग क्या करते हैं, पॉलिसी लेते हैं। तो वो जो पॉलिसी लेंगे हम लोग उसके लिए बेसिकली 15% का क्राइटेरिया दिया गया, क्योंकि उन लोगों के लिए पॉलिसी का अमाउंट थोड़ा मतलब ज्यादा भी होता है, एज वेल एज प्रीमियम भी थोड़ा ज्यादा होता है, तो उसमें 15% माना जाएगा, ठीक है। तो ये चारों कैटेगरी मेरा हो गया क्लियर एकदम। अमाउंट रिसीव ऑन लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी सिंपल है, डेथ होता है तो फुल्ली एग्जेम्पशन है, कुछ आपको देखने का जरूरत नहीं है, बिना डेट का कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी होगा, या तो आपका 80DD3 से कोई जगह अमाउंट आपका रिसीव होता है तो एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। एग्जेम्पशन आपको अदर इंश्योरेंस पॉलिसी में मिलेगा, प्रोवाइडेड सर्टेन कंडीशन, दैट इज एनुअल इंश्योरेंस प्रीमियम। अगर मान के चलो आपका अप्रैल 1 2003 से आपका अगर स्टार्ट हुआ है पॉलिसी इशू करना, मतलब उस पीरियड से आपका पॉलिसी इशू का डेट स्टार्ट हो सकता है, या तो आपका हो सकता है अप्रैल 1 2021, मतलब अप्रैल 1 2003 टू बिफोर अप्रैल 1 2012, ओके। ये जो पीरियड है इन बिटवीन दिस पीरियड अगर आपको कोई पॉलिसी इशू होता है तो उसमें आपका 20% का क्राइटेरिया सिंपल है, एनुअल प्रीमियम इज नॉट मोर देन 20% ऑफ द सम एश्योर्ड, ये पॉलिसी वैल्यू। अगर आपका ड्यूरिंग द ईयर 2012 एंड 13 में हुआ है तो 10%, या तो आपका और अप्रैल 1 2013 के बाद हुआ है तो सिंपल 10% और 15% एज जो सम एश्योर्ड है, जो मैंने बोला अभी, क्लियर है। तो ये मेरा हो गया एग्जाम्पशन नंबर 4, एग्जाम्पशन नंबर 4, ओके। नंबर 5, डेली अलाउंसेस टू एमपीज एंड एमएलए, सेक्शन 10-17, डेली अलाउंसेस टू एमपीज एंड एमएलए सेक्शन 10-17। यहाँ पे क्या बोला गया, एमपी का मीनिंग क्या है, एमपी का मीनिंग है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एंड एमएलए है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली,
एमपी है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमएलए है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ओके, सो एमएलए एक्चुअली स्टेट रिलेटेड है। ओके, स्टेट लेजिस्लेचर जो होता है वहाँ उससे रिलेटेड है। एमपी जो है वो पार्लियामेंट मतलब सेंट्रल रिलेटेड है। ओके, एंड नाउ हम लोग देखते हैं, एक बार डिस्कस करते हैं कि डेली अलाउंसेस ये है क्या एंड कहाँ पे एग्जेम्पशन दिए गए। ओके, लेट्स सी, 1 मिनट। सो डेली अलाउंसेस आपको अगर मिलेगा, आप एमपी या एमएलए है तो आपको छूट है पूरा। अब इसके साथ साथ और क्या लिखा है आपको देखो, allowances received by a member of parliament under the member of parliament rule 1986, इसको बोलते हैं कंस्टिट्यूएंसी अलाउंसेस। कंस्टिट्यूएंसी अलाउंसेस, कॉन्स्टिट्यूशन होता है ना इंडिया का, कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है पता है? इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन होता है बेसिकली जहाँ पे सारा लॉ एक्ट सारा चीज बनता है, ठीक है, जहाँ से अप्रूवल होता है, पास होता है। कॉन्स्टिट्यूशन में सारा चीज लिखा रहता है। कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? पार्लियामेंट जब एक्ट या लॉ को पास करते हैं वो सारा चीज कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा रहता है, और कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा रहता है तभी जाकर वो लागू होता है, होल ऑफ द इंडिया में लागू होता है, और हम लोगों को वो चीज़ मानना पड़ता है। तो सिंपल वही है कि अगर आपको कुछ अलाउंसेस मिलता है, ठीक है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है उनको अगर कुछ अलाउंसेस मिलता है अंडर द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रूल 1986, तो ये एग्जेम्प्टेड है, जिसको बोलते हैं कंस्टिट्यूएंसी अलाउंसेस। सेम चीज़ है अगर कोई एमएलए है, जिनको हम लोग बोलते हैं स्टेट में वो जो स्टेट रिप्रेजेंटेटिव है, तो उनको भी सेम है कंस्टिट्यूएंसी अलाउंसेस, आपको बेनिफिट मिलेगा एग्जेम्पशन। ओके, सो डेली अलाउंसेस, constituency allowances for state MLAs. Okay, that is a obviously state तो MLA ही है basically, member of legislative assembly as well as MP member of parliament को छूटे यहाँ पे exemption। exemption number 6, rewards और awards given by central और state government for section, जो सेक्शन एक्चुअली जो है ये आपका बोलते हैं सेक्शन 1017 है। सेक्शन 1017 में डिस्कस किया गया है कि आपको अगर कुछ रिवर्ड्स या आपको अगर कुछ अवार्ड भी मिलता है, ठीक है, जो कि सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट से रिलेटेड है, सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट ने दिया या सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है वो रिवॉर्ड और अवार्ड के लिए, तब जाकर आपको एग्जेम्पशन मिलेगा, जो कि सेक्शन 1079 में कवर किया गया है। आपको कैश में भी मिल सकता है या तो आपको काइंड में मिल सकता है, या तो कैश या काइंड, कोई भी एक में से हो सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल लिटरेसी के लिए आपको कुछ मिला है, आपका कुछ लिटरेसी प्रोग्राम हमने अरेंज किया है, कुछ लिटरेसी का ऐसा कुछ काम किया है जो कि देश को मतलब प्राउड प्राउड कुछ मोमेंट है देश के लिए, तो उसके लिए आपको अवार्ड मिलेगा। नेक्स्ट है आपका क्या, साइंटिफिक और आर्टिस्टिक वर्क, साइंटिफिक रिसर्च अगर कुछ करते हो जिसके लिए देश में कुछ ऐसा इनोवेशन टाइप का चीज आया, या कुछ ऐसा मतलब ऐसा चीज आया कि देश का मतलब हम लोग क्या है, हम लोग इंडिया डेवलपिंग कंट्री, ठीक है, अभी हम लोग डेवलपिंग कंट्री है, डेवलप कर रहे हैं, डेवलप नहीं हुए, पूरा डेवलप नहीं हुए, जैसे अमेरिका है, यूएसए है। तो अगर हमने कुछ रिसर्च किया, साइंटिफिक रिसर्च किया जिसके लिए मेरा देश का महत्व बहुत ज्यादा बढ़ गया, तो उसके लिए आपको अवार्ड और रिवॉर्ड मिल सकता है। नेक्स्ट है सर्विस फॉर रिलीफ द डिस्ट्रेस ऑफ द पुअर, अगर आपने जो मतलब जो प्रॉवर्टी लाइन जो होता है ना बेसिकली, जो लोग मतलब एक टाइम का खाना खाते हैं या जो लोग बहुत कष्ट करके मतलब जीवन में जो सर्वाइव करते हैं, उन लोगों का जीवन में बहुत मतलब स्ट्रगल रहता है, उन लोगों को अगर कुछ सर्विस देते हो, जैसे मान के चलो कोई एक विलेज है, विलेज में जाके उन लोग एक एक टाइम के खाना खाते हैं, और आप उस विलेज में जाके मतलब या दिन का या रात का कोई भी एक टाइम का खाना आप उन लोगों को देते हो, खाना देते हो, तो ये आप सर्विस करो, बहुत अच्छा सर्विस करो, तो इसके लिए भी गवर्नमेंट आपको अवार्ड दे सकता है। बहुत जगह पे ऐसा होता है सोशल सर्विसेज, ठीक है। एंड नेक्स्ट है आपका प्रोफिशिएंसी इन स्पोर्ट्स एंड गेम्स, कोई स्पोर्ट्स एंड गेम्स में आपका आप ऐसा काम किया जिसके लिए देश, जैसे मान के चलो कि जैसे हम लोग का ओलंपिक होता है, और हम लोग ओलंपिक में गोल्ड लाने से मेरा देश का वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ता है सबके वर्ल्ड के सामने। तो जैसे नीरज चोपड़ा जो हम लोग थे, तो वो क्या लाया था, वो जेवलिन थ्रो में बेसिकली गोल्ड लाया था, तो उनको भी अवार्ड मिला था, तो उसके लिए भी एग्जामेशन उनको मिलेगा, ठीक है। एज वेल एज गैलेंट्री अवार्ड अप्रूव बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ने अगर कोई गैलेंट्री अवार्ड दिया है, ठीक है, उसके लिए भी छूट है। गैलेंट्री अवार्ड होता है कि ये एकदम सबसे टॉप हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड है, इसके ऊपर कोई मिलिट्री का अवार्ड नहीं होता है, ठीक है। मतलब जो ब्रेवरी के लिए आपको मिलता है, मतलब देश के लिए जो सैक्रिफाइस करते हैं ना, आर्मी लोग जो होते हैं, मिलिट्री लोग जो होते हैं, वो देश के लिए जो सैक्रिफाइस करते हैं, उनके लिए उनको अवार्ड मिलता है। और वो अवार्ड क्या, कौन सा अवार्ड पता है आपको, लोग बताता हूँ मैं, सिर्फ नॉलेज के लिए। परमवीर चक्र हो गया, महावीर चक्र हो गया, वीर चक्र हो गया, अशोक चक्र हो गया, कीर्ति चक्र हो गया, एंड एंड शौर्य चक्र हो गया, करेक्ट, शौर्य चक्र। तो ये चक्र अगर आपको मिलता है तो आपको गैलेंट्री अवार्ड मिला है, जो कि सबसे हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड है, इसके ऊपर कुछ होता नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया मेरा गैलेंट्री अवार्ड। अब जैसे मान के चलो मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, सेक्शन 1017 का जो रिवॉर्ड और अवार्ड मिला, जैसे नेशनल अवार्ड मिला था आमिर खान को फॉर फॉर बेसिकली क्या, किसके लिए, आपका लगान मूवी के लिए, ठीक है।
तो ये जो लगान मूवी के लिए आपको जो अवार्ड, नेशनल अवार्ड मिला था, तो वो आपका ये सेक्शन में आएगा और ये एग्जेम्पशन उनको मिल गया है, ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जेम्पशन नंबर 7, इनकम फ्रॉम लोकल अथॉरिटी सेक्शन 1020। इनकम फ्रॉम लोकल अथॉरिटी सेक्शन 1020 क्या है यहाँ पे? लोकल अथॉरिटी का मीनिंग क्या है पहले देखते हैं। लोकल अथॉरिटी मीन्स पंचायत हो गया, म्युनिसिपैलिटी, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड एंड कैंटोनमेंट बोर्ड, ठीक है। लोकल अथॉरिटी मीन्स पंचायत, म्युनिसिपैलिटी, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड एंड कैंटोनमेंट बोर्ड। तो इसमें कहा कौन सा इनकम में छूट है यहाँ पे? कौन सा इनकम अगर लोकल अथॉरिटी का होता है तो लोकल अथॉरिटी को छूट मिलेगा। नंबर 1, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। कोई अगर लोकल अथॉरिटी का हाउस प्रॉपर्टी, वहां से उनका कुछ इनकम जनरेट हुआ है, या तो कोई प्रॉपर्टी उनके पास है वो बेच के उनको कुछ इनकम जनरेट हुआ है, या तो कोई अदर सोर्सेस इनकम हुआ है, जैसे मान के चलो लोकल अथॉरिटी कुछ डिपोजिट वगैरह किया बैंक में, वहां से कुछ आपको इंटरेस्ट इनकम हो रहा है। तो ये तीनों कैटेगरी जो मैंने बोला, इनके लिए उनको छूट मिला। नंबर 2, income from a trade or business carried on by it from the supply or of goods, supply of commodity or services within own local limit विदाउट वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी। वाटर या इलेक्ट्रिसिटी ये दोनों चीज छोड़ के, ये दोनों चीज मैं बाद में आता हूँ पॉइंट नंबर 3 में, ये दोनों चीज छोड़ के अगर कोई भी अगर आप सप्लाई करते हो कमोडिटी या सर्विसेज का, ठीक है, कमोडिटी सर्विस का सप्लाई करते हो लोकल लिमिट में, लेकिन आपका जो लिमिट है, जो म्युनिसिपलिटी है आपका जो लिमिट है, उसमें अगर सप्लाई करते हो तो आपको छूट है पूरा। जो पंचायत हो या म्युनिसिपलिटी या बोर्ड हो, कैंटोनमेंट बोर्ड है, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, अगर उस लिमिट में रह के आप कुछ कमोडिटी या सर्विसेज डिस्ट्रीब्यूट सप्लाई करते हो तो आपको छूट है। नेक्स्ट, इनकम फ्रॉम सप्लाई ऑफ वाटर और इलेक्ट्रिसिटी विद इन और आउटसाइड इट्स एरिया। तो यहाँ पे क्या बोला गया? यहाँ पे बोला गया कि इनकम फ्रॉम सप्लाई ऑफ वाटर और इलेक्ट्रिसिटी विद इन और आउटसाइड इट्स एरिया, ठीक है। तो एरिया के बाहर या एरिया के अंदर अगर आप कुछ वाटर सप्लाई करते हो, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हो, उसमें पूरा छूट है, क्योंकि ऑब्वियसली ये दोनों सबसे इंपॉर्टेंट है लाइफ में। वाटर के बिना तो हम लोग चल नहीं पाते और इलेक्ट्रिसिटी के बिना तो सारा चीज अंधकार है, ठीक है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है। इस अगर घर में दो या लिमिट के बाहर, मतलब घर के बाहर जाके आप दो, दोनों में छूट है। तो सिंपल है तीन, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, इसके लिए छूट है आपको। इनकम फ्रॉम अ ट्रेड और बिजनेस, जो कि आप कर रहे हो कोई सप्लाई ऑफ कमोडिटी सर्विस देने के लिए विद इन योर लोकल लिमिट, एज वेल एज वाटर या इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर रहे हो आप खुद के लिमिट में रह के और या लिमिट के आउटसाइड जाके, ठीक है। नेक्स्ट, एग्जाम्पशन नंबर 8, इनकम फ्रॉम डिविडेंड। इनकम फ्रॉम डिविडेंड, ओके। तो इनकम फ्रॉम डिविडेंड जो ये सेक्शन 1034 में आता है। मैं एक साथ में दोनों सेक्शन कवर अप करूंगा, ठीक है। 8, एग्जाम्पशन नंबर 8, एग्जाम्पशन नंबर 9। पहले तो फाइनेंस एक्ट 2020 आने के पहले, फाइनेंस एक्ट 2020 का जो फाइनेंस एक्ट आता है उसके पहले इनकम फ्रॉम डिविडेंड, ओके, फ्रॉम डोमेस्टिक कंपनी, दैट इज इंडियन कंपनी, एंड एनी इनकम फ्रॉम यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड, ये एग्जेम्प्टेड था। आपको कोई टैक्स नहीं पे करना पड़ता था इसके ऊपर, ठीक है। एक्सेप्ट एक 2-3 कंडीशन था कि 10 लाख के ऊपर अगर आपका डिविडेंड इनकम होता है इंडियन कंपनी से, उसके लिए टैक्स पे करना था। लेकिन अभी जो नया रूल, एक्चुअली जो नया एक्ट में जो अमेंडमेंट आया है ना, 1 अप्रैल 2022 के 20 के बाद, सॉरी 1 अप्रैल 2020 के बाद जो एक्ट में जो अमेंडमेंट आया है, वहां पे बोला गया है इनकम फ्रॉम डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी एज वेल एज इनकम फ्रॉम यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड, सेक्शन 1035 में कोई एग्जेम्पशन नहीं है, आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। पहले टैक्स पे नहीं करना पड़ता, वो कंपनी डायरेक्ट टैक्स पे करते थे। अभी टैक्स का जो बर्डन है, वो बर्डन आ गया है शेयर होल्डर के पास और इन्वेस्टर के पास, सिंपल। तो ये दोनों सेक्शन आपको याद रखना है। सेक्शन 1034 इज फॉर इनकम फ्रॉम डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी एज वेल एज इनकम फ्रॉम यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड, सेक्शन 1035, दोनों में अभी कोई एग्जेम्पशन नहीं है, फुली टैक्सेबल है। एंड टैक्स बर्डन है वो पड़ता है आपका एसएससी के ऊपर, दैट इज द इन्वेस्टर और जो शेयर होल्डर है। एग्जेम्पशन नंबर 10, पेमेंट फ्रॉम सुकन्या समृद्धि अकाउंट, सेक्शन 1011 है, इज एग्जाम फ्रॉम टैक्स, ठीक है। ये एक्चुअली है, ये एक मोदी, एक्चुअली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बेसिकली वहां पे क्या हुआ था, ये जनवरी 2015 में मोदी गवर्नमेंट एक्चुअली बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ ये जो कैंपेन लाए थे, ठीक है। उस कैंपेन में ये जो योजना है, एक्चुअली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो योजना है, ये लाया गया था। सुकन्या समृद्धि अकाउंट में आप हर साल, हर महीने, मतलब हर साल जमा कर सकते हो, या तो महीने महीने में जमा कर सकते हो। जमा करने के बाद आपका वो अकाउंट में जो पैसा होगा वो एक्यूमुलेट होगा फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड लाइक 21 ईयर्स। उसके बाद आप उसको मतलब इन कैश कर सकते हो। उसके पहले आप कर सकते हो अगर आपका मतलब जो जिनके नाम पे आप कर रहे हो, ठीक है, आपका जो गर्ल चाइल्ड जो है, ठीक है, उनके नाम पे आप जो कर रहे हो, उनका अगर 18 ईयर्स ऑफ एज अगर वो क्रॉस करते हो तो आप पार्शियल विड्रॉ कर सकते हो। तो अगर कुछ पैसा
आप विड्रॉ करते हो, ये सुकन्या समृद्धि अकाउंट आप जो किए हो बैंक में, वो अगर आप कभी भी कोई भी टाइम पे एज पर द टाइम फ्रेम गिवन बाय द एक्ट आप अगर विड्रॉ करते हो तो उसके लिए आपको एक पैसा भी टैक्स गवर्नमेंट को देना नहीं पड़ेगा। कौन सा चीज के लिए? आप तो खुद पैसे इन्वेस्ट करो, लेकिन उसमें बहुत अच्छा खासा इंटरेस्ट मिलता है। अभी 7.6% के आसपास कुछ इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है। अभी तो बड़ा इंटरेस्ट एक्चुअली। तो ये जो इंटरेस्ट का जो पोर्शन है, ह्यूज इंटरेस्ट होता है, क्योंकि आप सोच के देखो 21 ईयर का स्पैन है, बहुत ज्यादा इंटरेस्ट अकोमुलेट होता है। तो ये आप जो भी पैसा आपको मिलेगा, आपने जो प्रिंसिपल इन्वेस्ट किया था, आपका जो मेन मेन मनी जो है, आपने जो पैसा एकदम पॉकेट से लगाया, एज वेल एज आपको बैंक से जो इंटरेस्ट मिला है, ये दोनों मिला कर क्लब करोगे तो बहुत पैसा होता है उसमें। ये जो इंटरेस्ट का पोर्शन आपको मिला, जो इनकम तो इंटरेस्ट ही है ना, वो आप जो मतलब आपको जो मिलेगा उसमें कोई भी टैक्स आपको पे नहीं करना पड़ेगा। कोई भी टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा फ्रॉम सुकन्या समृद्धि अकाउंट से आपका कुछ पेमेंट आपको मिलता है। क्लियर है? सेक्शन 10-11 है, कवर होता है इसमें। अब एग्जाम्पशन नंबर 11, इनकम फ्रॉम सर्टेन नेशनल फंड, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंड हॉस्पिटल, सेक्शन 1023C। तो अगर कोई नेशनल फंड या कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन या तो हॉस्पिटल, यहां से कुछ अगर इनकम होता है तो सेक्शन 1023C में आपको छूट दिया गया है। Any amount received by a person on behalf of following funds are exempt from tax: Prime Minister National Relief Fund, Swachh Bharat Kosh, Clean Ganga Fund, Prime Minister Aid to Student Fund, Chief Minister's Relief Fund, any other charitable fund or institution notified by the central government। ये जो मैंने टोटल 6 पॉइंट आपको बताया, 6 जो फंड है डिफरेंट में, प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड, ओके, नेशनल रिलीफ फंड, प्राइम मिनिस्टर एड टू स्टूडेंट फंड, क्लीन गंगा फंड, ओके, एंड स्वच्छ भारत कोष, चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड, एज वेल एज कोई चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन का जो फंड है, वहां से आपको कुछ भी पैसा अगर मतलब मिलता है, कोई अमाउंट आप रिसीव करते हो ऑन बिहाफ ऑफ दिस पर्टिकुलर फंड, देन एग्जेम्पशन है सेक्शन 1023C में, फुल आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगा एकदम। क्लियर है? ओके एकदम, देख लो आप। हम लोग ने टोटल 11 एग्जेम्पशन पढ़ा, ठीक है, और ये 11 एग्जेम्पशन बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द एग्जामिनेशन पर्पस, एज वेल एज मैंने कंसेप्चुअली आपको ड्रॉ किया सारा कंसेप्ट पार्ट बाय पार्ट, और जहां जहां पे थोड़ा मुझे लगा कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके, वहां पे मैंने डिस्क्राइब किया आपको पूरा। तो अब हम लोग थोड़ा थोड़ा बहुत एमसीक्यू देख लेते हैं, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार देख लेते हैं। लेट्स स्टार्ट। सो मैंने टोटल यहाँ पे 6 एमसीक्यू ड्रॉ किया है आपके लिए। ये 6 एमसीक्यू आप अच्छी तरह से देख के जाना, क्वेश्चन घुमा घुमा के देता है। ये 6 एमसीक्यू करने से आपको थोड़ा कन्फिडेंस मिल जाएगा। कंसेप्ट तो मैंने बिल्ड कर दिया आपका, ये एमसीक्यू का रिविजन एक बार थोड़ा कर लेते। चलो, शेयर ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट रिसीव बाय अ पार्टनर फ्रॉम अ पार्टनरशिप बिजनेस इज, कोई अगर आपको प्रॉफिट मिला है, पार्टनरशिप बिजनेस है, दैट इज अ पार्टनरशिप फर्म, वहां से आपको कुछ मिला है पैसा, आप पार्टनर हो, तो मैंने क्या बोला था यहाँ पे, टैक्स फ्री बोला था ना मैंने यहाँ पे। तो 3 ऑप्शन है यहाँ पे मैंने दिया है, टैक्स फ्री, टैक्सेबल, नॉट अ इनकम। तो डेफिनेटली पार्टनर का तो इनकम है, तो पार्टनर के इनकम कहां से हुआ है? पार्टनरशिप फर्म से इनकम हुआ है, तो डेफिनेटली वहां पे बोला ही गया एक्चुअली सेक्शन 10, याद करो सेक्शन 10(2) में, तो ये टैक्स फ्री है, एग्जेम्प्टेड इनकम है। ओके, अब एमसीक्यू नंबर 2, डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी वाज एग्जेम्प्टेड अंडर विच सेक्शन? कौन सा सेक्शन में इंडियन कंपनी से डिविडेंड मिलता है वो एग्जेम्प्टेड है? डेफिनेटली हम लोग अभी जस्ट पढ़े सेक्शन 1034 में, सेक्शन 1034 में। ओके, constituency allowances received by a MP or MLA, whether the same is taxable or not, whether the same is taxable or not। तो एमपी और एमएलए का जो हम लोग सेक्शन पढ़े, ठीक है, एमपी और एमएलए में हम लोग क्या पढ़े थे, आप सोच के देखो। आपको एग्जामेशन है वहां पे, डेली अलाउंसेस का, कंस्टिट्यूएंसी अलाउंसेस का, ठीक है, कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली है। तो ये जो क्वेश्चन यहाँ से पूछा, वेदर द इनकम इज टैक्सेबल और नॉट, डेफिनेटली नॉट टैक्सेबल, तो नो होगा आंसर। ओके, एनी सम रिसीव अंडर कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी, तो सरासर क्लियर है एकदम सर, एकदम सरासर क्लियर है। एनी सम रिसीव अंडर कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी इज अ एग्जेम्प्टेड इनकम, सॉरी टैक्सेबल इनकम। मैंने वहां पे नीचे में टैक्सेबल एग्जेम्प्टेड देखा, तो ये हो गया मेरा टैक्सेबल इनकम डेफिनेटली, क्योंकि कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी मैंने बताया कि कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी जो होता है बेसिकली वो कंपनी का जो कीमैन होता है उनके लिए लेते हैं, ये घर का जो कीमैन होता है उनके लिए लेते हैं, सपोज एग्जांपल के हिसाब से। तो डेफिनेटली ये टैक्सेबल है मेरा, एकदम टैक्सेबल है, कोई एग्जाम्पशन नहीं है, एकदम ठीक है, क्लियर। सेक्शन 10 डील्स विद टैक्सेबल इनकम। अब मुझे बताओ ये ट्रू या फॉल्स है, एकदम पहले याद करो,
एक शुरू होने के टाइम पे पैराग्राफ नंबर 3, मुझे जो इतना याद आ रहा है एकदम ऊपर में मैंने जो लिखाया था, देखो आप एकदम स्टार्टिंग में पैराग्राफ नंबर 3 में मैंने क्या बोला था, ये देखो 1 2 3, ये हो गया एग्जाम्पशन जहां पे मैंने टैक्स फ्री इनकम लिखा पैराग्राफ नंबर 2 पैराग्राफ नंबर 3। देखो लिखा था डील विद इनकम एग्जाम फ्रॉम टैक्स ओनली, तो सेक्शन 10 डेफिनेटली क्या करता है, इनकम एग्जाम फ्रॉम टैक्स मतलब एग्जाम्पशन इनकम से डीलिंग करता है, तो डेफिनेटली मेरा एग्जाम्प्टेड इनकम है, तो ये मेरा सरासर एकदम फॉल्स है, टैक्सेबल इनकम से थोड़ी डील करता है डील, ठीक है। सुकन्या सॉरी सौर चक्र रिसीव बाय मेजर नितिन धनिया इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स, ये ट्रू है, आप गूगल में जाके सर्च भी कर लेना, तो मेजर नितिन जो है उनको मिला था शौर्य चक्र, ठीक है, उनको शौर्य चक्र मिला था, तो वो एग्जेम्प्टेड है टैक्स से, ट्रू या फॉल्स, डेफिनेटली ट्रू एकदम, क्योंकि शौर्य चक्र है, शौर्य चक्र कवर होता है आपका कहाँ पे, गैलेंट्री अवार्ड में कवर होता है, तो वो तो एग्जेम्प्टेड है ना बेसिकली, तो आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगा। तो बच्चों ये हम लोग का एक शॉर्ट रिवीजन था इनकम एग्जिम फ्रॉम टैक्सेशन का, ठीक है। होप आप लोग समझे हो कॉन्सेप्ट पूरा क्लियरली, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोलूंगा आप लोग अच्छी तरह से पढ़ो, क्लियर है कंसेप्ट, आई थिंक सो क्लियर है कंसेप्ट एकदम पूरा, ठीक है, डरना नहीं है, बस पढ़ना है। ये 4 पेज का जो कंसेप्ट है एमसीक्यू को लेकर 5 पेज है, आप इसको पढ़ लेना, आपका पूरा क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट, आपको बुक का जो सम्स है वो एक बार आप देख लो, ये कंसेप्ट जो मैंने ड्रॉ किया कंसेप्ट आप अच्छी तरह से पढ़ के बुक से थोड़ा प्रैक्टिस कर लो, डन हो जाएगा। तो बच्चों आज के जो कंसेप्ट था आई थिंक सो क्लियर हो गया आपको, जो इनकम एग्जिम फ्रॉम टैक्स आज हम लोग पढ़े। तो बच्चों अगर आपको फिर भी कुछ डाउट है, अगर आपको कोई जगह पे आपको लगता है कि यहाँ पे थोड़ा और क्लैरिटी चाहिए, तो प्लीज़ रीच आउट टू मी इन द बिलो मेल आई डी एज वेल एज अ फ़ोन नंबर गिवन, ओके। एंड आपको अगर पसंद आया कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ द इनकम एग्जाम टैक्स, प्लीज़ आप लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।